हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर एम स्टडी। मैं केडी आपके लिए लेके आ रहा हूँ डीएमआरसी का पिछले साल का पेपर, जो कि 19 तारीख को कंडक्ट किया गया था। इस सेशन में मैं आपको इस सेट का सल्यूशन के साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस सेशन में जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। अगर आप टेलीग्राम में ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, उधर से जाके आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की सेशन को शुरू करते हैं आपके पहले क्वेश्चन के साथ। ए नियॉन सर्किट टेस्टर इज एन इनएक्सपेंसिव एंड यूजफुल टूल फॉर। ठीक है, आपका जो नियॉन सर्किट टेस्टर वो इनएक्सपेंसिव मतलब ज़्यादा टूल किसके लिए है दोस्तों? वो है चेकिंग वेदर सर्किट लाइव और नॉट, मतलब आपके सर्किट में करंट है या नहीं उसको चेक करने के लिए इसको यूज करते हैं। और वो बहुत when you start using dual starter on induction motor, the starting current will be roughly equal to है आपका 5 to 6 टाइम टू द फुल लोड करंट। आपका जो ड्यूअल स्टार्टर है ना वो डायरेक्ट करंट में मतलब डायरेक्ट ही वो स्टार्ट होता है। तो पहले स्टार्टिंग कंडीशन में वो 5 से 6 टाइम का फुल लोड करंट कैरी करता है। ठीक है, आपका ड्यूअल स्टार्टर। आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या करता है? स्टार डेल्टा स्टार्टर आपका स्टार्टिंग में, ठीक है, 58% वोल्टेज से शुरू होता है। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू उसका है 57.7, उसको राउंड फिगर में 58 लिया जाता है, जो कि 1/√3 के बराबर। और आपका जो स्टार्टिंग करंट है ये 1/3 रिड्यूस हो जाता है। तो ड्यूअल स्टार डेल्टा ऑटो ट्रांसफार्मर में जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, मतलब आप कितना रेंज पे यूज करते हैं। आपका ड्यूअल स्टार्टर जो है 5 HP तक यूज होता है, और आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर जो है वो 15 HP तक यूज होता है। ठीक है, और आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर मोर देन 15 HP। ठीक है, 15 HP से ज़्यादा तक यूज होता है। मोर देन 50 HP आपका ऑटो ट्रांसफार्मर, अप टू 15 HP आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर, और आपका ड्यूअल स्टार्टर 5 HP तक यूज होता है। ठीक है, अगर स्टार्टिंग करंट, ठीक है, और एक दोस्तों एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्टार डेल्टा स्टार्टर पे मैं बता के आया कि आपका स्टार्टिंग करंट 1/3 रिड्यूस होता है। अगर स्टार्टिंग करंट 1/3 रिड्यूस होता है तो आपका स्टार्टिंग टॉर्क वो भी 1/3 रिड्यूस होगा। ठीक है, इसके साथ चलते हैं आगे। कैपेसिटी ऑफ द स्टोरेज बैटरी इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ। ठीक है, आपका जो बैटरी जो कैपेसिटी हो, बैटरी का कैपेसिटी को किस में एक्सप्रेस करते हैं? वो है आपका एम्पियर आवर में हम एक्सप्रेस करते हैं। ऐसा लिखा होगा उसका, बैटरी में लिखे होंगे 180 एम्पियर आवर, 200 एम्पियर आवर, ऐसे लिखा होगा उसका बैटरी का कैपेसिटी। ठीक है, तो उसका कैपेसिटी को हम एम्पियर आवर पे डिनोट करते हैं। चलते आगे। द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया गया है आपको। If the current in the circuit is 1.6 ampere, the number of electron flowing through the circuit in 1 second। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पे दिया गया है इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया गया है आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19। करंट कितना फ्लो होता है सर्किट पे? आपका 1.6 एम्पियर। और आपको पूछा गया है कि कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा 1 सेकेंड में। ठीक है, आपको दोस्तों पहले जो फॉर्मूला है Q=I T, ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। Q का मतलब है चार्ज आपका। ठीक है, तो करंट कितना दिया गया है आपका 1.6 एम्पियर। ठीक है, आपका जो टाइम कितना दिया गया है 1 सेकेंड तक। और आपका जो ये जो है Q मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पूछा गया है, उसका चार्ज दिया गया है 1.6 इंटू 10⁻19। तो कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा दोस्तों? टोटल जो चार्ज हुआ उसके डिवाइड में एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है इसको हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, ऐसे होने से क्या होगा दोस्तों, ये जो 1.6 और ये 1.6 आपका कट जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा 1/10⁻⁻19। 1/10⁻⁻19 इज इक्वल टू 10⁻+19। इसका मतलब आपका जो नीचे -19 था ये ऊपर आ जाएगा।
तो आपका आंसर होगा 10⁻⁻19, जो कि ये वाला आपका आंसर है। ठीक है, इसके साथ चलते हैं आगे। ए 100 वाट 100 वोल्ट लैम्प इज टू बी ऑपरेटेड फ्रॉम 200 वोल्ट डीसी लाइन फॉर प्रॉपर ग्लो, रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कनेक्ट इन सीरीज। कितना रेजिस्टेंस आपको रिक्वायर्ड करेगा उसके साथ सीरीज में कनेक्शन करने के लिए। तो दोस्तों पहले हम आपका जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। बल्ब का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का वाट और वोल्टेज को लेके क्या है, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। ठीक है, ये वाला है आपका फॉर्मूला। अगर आपका वोल्टेज और पावर दिया गया होगा, रेजिस्टेंस करने का फॉर्मूला ये है। तो वोल्टेज का जो है आपका लिख लेते हैं, 10 इज मल्टीप्लाइड बाई 10, 100 इज मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई आपका पावर दिया गया है 100 वाट। ठीक है, तो आपका जो रेजिस्टेंस वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 ओम। आपका रेजिस्टेंस वैल्यू पता चल गया। 100 ओम में आपका जो है 100 वोल्ट ड्रॉप करता है। ठीक है, तो 200 वोल्ट में उसको कनेक्शन करना होगा। तो 200 वोल्ट में उसको कनेक्शन करने के लिए और एक 100 वोल्ट ड्रॉप करना चाहिए। ठीक है, अगर 100 ओम में वो 100 वोल्ट ड्रॉप करता है, मतलब 100 ओम में 100 वोल्ट ड्रॉप करता है, तो 200 वोल्ट 200 वोल्ट ड्रॉप करने के लिए कितना ओम चाहिए, 200 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए। मतलब आप एक एक तो आपका बल्ब का रेजिस्टेंस 100 ओम है, उसके साथ और एक 100 ओम जिसको सीरीज में कनेक्शन किया जाएगा। ठीक है, पूछा गया है ना कि रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कनेक्टेड इन सीरीज, कितना रेजिस्टेंस चाहिए आपको सीरीज में कनेक्शन करने के लिए। तो दोस्तों टोटल रेजिस्टेंस है आपका 200 ओम, और चाहिए कितना, और एक 100 ओम और 100 ओम मिला देंगे तो टोटल हो जाएगा 200 ओम, जो कि 200 वोल्टेज को उधर आपका ड्रॉप करेगा। ठीक है, अगर आपको पूछता कि टोटल सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है, वो होगा 200 ओम। कितना रिक्वायर्ड है आपको, 100 ओम। ठीक है, क्वेश्चन, which of the following is not a safe work practice that can prevent an electrical accident। ठीक है, इनमें से कौन सा है जो सेफ प्रैक्टिस नहीं है, जो इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सकता है। तो दोस्तों आपका जो आंसर दिया गया है, नेग्लेक्टिंग टू यूज एप्रोप्रिएट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, अगर आपका जो सेफ्टी इक्विपमेंट को अगर आप नेग्लेक्ट करते रहेंगे, तो दोस्तों आपको तो एक्सीडेंट होना ही है इलेक्ट्रिकल में आपको। तो दोस्तों पहले सेफ्टी फर्स्ट देन अदर। आपका पहले आपका सेफ्टी देखेंगे, उसके बाद जो होगा वो दिखा जाएगा। ठीक है, इसके साथ चलते हैं आगे। फ्यूज इज प्लेस्ड। ठीक है, आपका जो फ्यूज होता है यूज होता है हाउस वायरिंग में, कहाँ प्लेस होता है दोस्तों, सीरीज इन द फेज वायर। मतलब ये वाला अगर आपका फ्यूज बॉक्स है, उसमें ये वाला इनपुट रहेगा, ये वाला आपका कंज्यूमर कनेक्शन, मतलब आपका घर का अंदर जो गया होगा, ये फेज है आपका, ये न्यूट्रल है। ठीक है, और ये वाला आपका फेज है, ये वाला आपका न्यूट्रल है। तो क्या होगा, इधर जो है आपका फ्यूज इस तरह से फ्यूज लगेगा, फेज में फ्यूज लगेगा। न्यूट्रल में दोस्तों आपका न्यूट्रल लिंक लगेगा, ये याद रखना, न्यूट्रल में आपका लिंक लगेगा, न्यूट्रल लिंक। और ये आपका फेज में जो है आपका फ्यूज लगेगा। ठीक है, न्यूट्रल में न्यूट्रल लिंक, फेज में आपका फ्यूज, ये चीज़ याद रखना। और एक दोस्तों इसमें मैं आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। आपका जो फ्यूज है, फ्यूज का दोस्तों आपका फ्यूज को रेटेड करते हैं एम्पियर में। ठीक है, फ्यूज को हम एम्पियर में रेटेड करते हैं। और जो आपका फ्यूज है वो लो मेल्टिंग पॉइंट है, लो मेल्टिंग पॉइंट है आपका फ्यूज। जनरली लीड और टीन का जो कॉम्पोजिशन हम उसको फ्यूज में यूज करते हैं। ठीक है, ये रहा आपका एडिशनल क्वेश्चन। दोस्तों कुछ इजी क्वेश्चन है जो हम मिस्टेक करके आते हैं, तो उसको बहुत ही सुधारना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लिखते रहिए, मैं बताते रहूँगा आपको। चलते हैं आगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल में कौन चलता है दोस्तों, आपका है ट्रांसफार्मर। ठीक है, इधर ऑप्शन के हिसाब से आपका अगर ट्रांसफार्मर नहीं तो आपका जनरेटर और मोटर भी इधर आ जाएगा आपका। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो है वो आपका स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ।
और ये जो दोनों जनरेटर मोटर रह गए ये आपका यूज करता है डायनेमिकली। मोटर रह गया वो आपका डायनेमिकली इंड्यूस में प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आपका ट्रांसफार्मर रह गया स्टैटिकली इंड्यूस में प्रोड्यूस करता है, आपका जनरेटर मोटर डायनेमिकली इंड्यूस में करता है। तो आपका जो ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ट्रांसफार्मर को आप रेटेड कैसे करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ट्रांसफार्मर को हम जनरली केवीए में रेटिंग करते हैं और ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रू पावर से एपरेंट पावर को कन्वर्सन करता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो आपका ट्रू से एपरेंट कन्वर्सन करता है। इसके साथ चलते हैं आगे। इन ए डीसी जनरेटर वाइंडेज लॉस इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, आपका जो वाइंडेज लॉस है डीसी जनरेटर में वो किसके साथ प्रोपोर्शनली, स्क्वायर ऑफ द आर्मेचर स्पीड। ठीक है, आपका जो वाइंडेज लॉस है वो आपका स्क्वायर ऑफ द आर्मेचर स्पीड है। और आपका जो है एडी करंट लॉस, ठीक है, एडी करंट लॉस भी आपका है स्क्वायर ऑफ स्पीड। ठीक है, एडी करंट लॉस भी आपका जाएगा स्क्वायर ऑफ स्पीड और वाइंडेज लॉस जो है वो आपका आ जाएगा स्क्वायर ऑफ द आर्मेचर स्पीड। ठीक है, इसके साथ चलते हैं आगे। विथ रेफरेंस ऑफ द लाइटनिंग अरेस्टर आर्किंग ग्राउंड में भी ओकरिंग। ठीक है, आपका जो आर्किंग ग्राउंड वो कहाँ ओकर होता है दोस्तों, ये है आपका अंडरग्राउंड सिस्टम। अंडरग्राउंड सिस्टम में आपका आर्किंग ग्राउंड जो है आपका वह प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसके साथ चलते हैं आगे। with reference to the distribution of winding of an alternator, pitch factor is the ratio of EMF induced। आपका जो पिच फैक्टर है इसका रेशियो किसका किसका है दोस्तों, ये रेशियो आपका शॉर्ट पिच वाइंडिंग टू द फुल पिच वाइंडिंग। ठीक है, आपका जो पिच फैक्टर है उसका जो रेशियो है शॉर्ट पिच वाइंडिंग बाय फुल पिच वाइंडिंग। तो और कुछ चीज़ में इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, आराम से देखिए। आपका जो पिच फैक्टर है, ठीक है, ये जो पिच फैक्टर है, पिच फैक्टर और एक चीज़ पे आपका डिपेंड करता है, वो है आपका वाइंडिंग पिच। ठीक है, वाइंडिंग पिच बाय पोल पिच। ठीक है, आपका जो पिच फैक्टर है वाइंडिंग पिच और पोल पिच का भी रेशियो को डिपेंड करता है। और उसका जो रिलेशन है वाइंडिंग पिच अगर इक्वल होगा पोल पिच के साथ, ठीक है, अगर आपका वाइंडिंग पिच पोल पिच के साथ सेम रहेगा वो आपका है फुल पिच वाइंडिंग। ठीक है, अगर आपका वाइंडिंग पिच जो है पोल पिच से छोटा रहता है या पोल पिच वाइंडिंग पिच से बड़ा रहता है तो वो है आपका फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग। फ्रैक्शनल पिच, और जो फ्रैक्शनल पिच है उसको हम शॉर्ट पिच भी बोलते हैं। ठीक है, ये है आपका जो टोटली मतलब पिच फैक्टर का जो है वाइंडिंग पिच बाई पोल पिच। वाइंडिंग पिच अगर पोल पिच से इक्वल रहेगा आपका वो होगा फुल पिच वाइंडिंग, और वाइंडिंग पिच और पोल पिच अगर ज़्यादा होगा वाइंडिंग पिच से वो आपका होगा फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग, जिसको हम शॉर्ट पिच वाइंडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ चलते हैं आगे। एन एसी वोल्टेज ऑफ 200 volt is applied to an RL circuit consisting 6 ohm resistance and 8 ohm inductive reactance। एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर ड्रॉन बाय द सर्किट इज डैश एंड डैश। ठीक है, एक सर्किट है जो आपका रेजिस्टेंस कंटेन करता है और एक आपका इंडक्टेंस कंटेन करता है। ठीक है, कि जो सर्किट का आपका जो सोर्स है आपका कितना दिया गया आपको 200 वोल्ट, रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया गया है 6 ओम और रिएक्टेंस, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब इधर आपका एक्सेल दिया गया है, एक्सेल का वैल्यू कितना दिया गया है आपको 8। तो आपको पूछा गया है कि रिएक्टिव पावर, एक्टिव और रिएक्टिव पावर कितना है। तो मैं आपको पहले इधर आपको फॉर्मूला दे देता हूँ। आपका जो एक्टिव पावर है, एक्टिव पावर का जो फॉर्मूला है क्या है, VI cos थीटा। ठीक है, और रिएक्टिव पावर जो है उसका फॉर्मूला क्या है, VI sin थीटा। ठीक है, तो
आपको इधर क्या क्या चीज़ चाहिए, एक तो आपको करंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो आपको इस सर्किट का करंट निकालना पड़ेगा आपको, और क्या है आपको कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू भी पता होना चाहिए। और कैसे निकालेंगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। पहले दोस्तों आपको तो ये पता होगा कि ऐसी सर्किट में आपका रेजिस्टेंस यूज नहीं होता है आपका करंट कैलकुलेशन के लिए। इधर आपका यूज होता है जेड, मतलब इम्पीडेंस यूज होता है, ठीक है। तो इम्पीडेंस निकालने का जो फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर का होल रूट ओवर। आर का वैल्यू कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये आपका 36 आ जाएगा। और एक्सएल का क्या है वैल्यू 8, 8 का अगर स्क्वायर हो जाएगा इधर आपका 64 आ जाएगा। तो उसका होल रूट ओवर दोनों को मिला लेंगे तो आपका ये आएगा 100 का रूट ओवर मतलब 10। तो जेड का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 10। तो सिंपली करंट का क्या है आई इक्वल टू वी बाई जेड, ठीक है। आर के बदले इधर आपका जेड आएगा जो कि इम्पीडेंस है एसी सर्किट में। तो वोल्टेज कितना दिया गया आपको 200, इधर आपको जेड कितना मिल गया 10। तो आपका जो सर्किट करंट वो आ गया 20 एम्पियर, ठीक है। तो ये 20 एम्पियर आपका आंसर आ गया, ठीक। अब आपको कॉस थीटा और साइन थीटा निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो कॉस थीटा साइन थीटा वो भी कैसे निकाल लेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कॉस थीटा पहले चलते हैं कॉस थीटा से। आपका जो कॉस थीटा है वो है आपका आर बाई जेड, ठीक है। आर बाई जेड, आर का वैल्यू तो पता है आपको, आर का कितना है 6 और जेड निकल आया आपका 10। तो 0.6 जो है आपका कॉस थीटा का वैल्यू, ठीक है। तो साइन थीटा भी निकाल लेंगे ऐसा। साइन थीटा जो तो कैसे निकालेंगे, साइन थीटा का जो वैल्यू है वो है रिएक्टेंस डिवाइड बाय इम्पीडेंस, ठीक है। रिएक्टेंस डिवाइड बाय इम्पीडेंस, रिएक्टेंस आपको कितना दिया गया है इधर 8 दिया गया है। इम्पीडेंस का वैल्यू तो आपको पता है 10, तो आपका आ जाएगा 0.8 जो कि आपका साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा आपका 0.8, ठीक है। तो अब आप एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर निकाल सकते हैं क्योंकि आपको करंट का वैल्यू पता चल गया, कॉस थीटा साइन थीटा का वैल्यू भी पता चल गया, वोल्टेज तो दिया हुआ है इधर, ठीक है। अब चलते हैं पावर निकालने की ओर। ये जो चीज़ है ना दोस्तों, आप स्टेप बाय स्टेप बुक में लिख लेंगे, मैं जो जैसे जैसे कर रहा हूँ, क्योंकि इधर अब थोड़ा वाट प्लेस बहुत कम है तो मुझको मिटाना पड़ता है, ठीक है। तो एफरेंट पावर जो है, एफरेंट पावर का क्या है, पहले हम एफरेंट पावर निकाल लेते हैं। एफरेंट पावर जो निकालेंगे वो क्या है, वोल्टेज आपको दिया गया है कितना 200 वोल्ट, ठीक है। 200 मल्टीप्लाइड बाय आपका करंट कितना निकल आया 20, और आपका सर्किट का जो मतलब कॉस फाई का वैल्यू, कॉस फाई का वैल्यू आपका इधर आ जाएगा 0.6। इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 2400, ठीक है, वाट। जो एक्टिव पावर का जो है आपका वाट, तो आपका एक्टिव पावर निकल आया 2400 वाट, मतलब देखिए ऑप्शन है इधर आपका 2400 है। तो अब चलते हैं रिएक्टिव पावर की ओर। तो रिएक्टिव पावर को कैसे निकालेंगे, आपको फार्मूला इधर दिया गया है रिएक्टिव पावर का वी आई साइन थीटा, ठीक है। तो फार्मूला से आपको पता है उस तरह से चलेंगे हम। आपका जो रिएक्टिव पावर वोल्टेज तो पता है आपको 200 और करंट भी पता चल गया है 20, और आपका जो साइन थीटा का वैल्यू निकल आया है वो आपका है 0.8, ठीक है। तो इनको अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 3200 VAR, मतलब आपका रिएक्टिव पावर जो है उसका जो यूनिट है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, ये है आपका यूनिट रिएक्टिव पावर का। तो रिएक्टिव पावर निकल आया गया 3200, तो आपका आंसर 3 ही सही हो रहा है। तो इस तरह से आप अगर समझ नहीं पा रहे वीडियो को बैक कर लीजिए, बैक करके शुरू से देख के आएंगे तो समझ जाएंगे इस तरह से, ठीक है। चलते हैं आगे। फॉर वायरिंग ऑफ लाइट एंड फैन सब सर्किट
क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉपर कंडक्टर इज यूज। ठीक है, आपका जो सब सर्किट मतलब हाउस वायरिंग में जो सब सर्किट है उसका जो वायर यूज करते हैं हम, ठीक है, तो वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है दोस्तों, ये है आपका 1.5 mm² जो है। इस साइज का वायर हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं आपका लाइट और फैन की सब सर्किट में। ठीक है, इस तरह से चलते हैं आगे। ए कंडक्टिंग एशियर कैन बी ब्रॉट टू द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट बाय। ठीक है, आपका जो एशिया जो कंडक्टिंग करता है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में कैसा होता है, वो है आपका रिड्यूसिंग द एनोड करंट बिलो टू द होल्डिंग करंट वैल्यू। ठीक है, आपको तो पता नहीं चल रहा होगा, मैं आपको डायग्राम के साथ भी बता रहा हूँ, इसको थोड़ा देखिए आराम से। अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक बताऊँगा वो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, ये है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेज, ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन, ये दोस्तों आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट का। इधर क्या होता है, पहले जो एनोड करंट शुरू होगा कुछ इस तरह सा लोअर करंट, और जहाँ पे जंक्शन ब्रेकडाउन करेगा, करने के बाद वो सडन कुछ इस तरह से आके ऐसे फ्लो कर जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये है आपका ब्रेक ओवर वोल्टेज। ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं ब्रेक ओवर वोल्टेज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्रेक ओवर वोल्टेज। जहाँ से ब्रेक करता है, ये जो रीजन आया इधर से लेके इधर तक, ये जो रीजन, ये जो है आपका होल्डिंग करंट, ये है आपका होल्डिंग करंट। ठीक है, ये जिस पॉइंट से वो पिक करना शुरू करेगा ये है आपका लैचिंग करंट। ये आपका लैचिंग करंट जहाँ से शुरू होगा ये है आपका एनोड करंट। ठीक है, और ये जो स्टेट है ये है आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग करंट। मतलब जब आपका फॉरवर्ड बायस में होगा तो जो जंक्शन आपको जो ब्रेक करेगा मतलब अपोज करेगा उस टाइम पे आपका बहुत लोअर करंट फ्लो होगा, ये उस स्टेज उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक करंट। ठीक है, तो समझने आपका जो क्वेश्चन दिए गए क्वेश्चन को और एक बार पढ़ लेते हैं। ए कंडक्टिंग एशियर कैन ब्रॉट द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट बाय रिड्यूसिंग द एनोड करंट बिलो टू द होल्डिंग करंट। दोस्तों इधर देख सकते हैं ये जो रीजन है आपका, ठीक है, ये वाला जो रीजन है आपका इधर से लेके इस रीजन तक, ये वाला आपका है एनोड करंट। ठीक है, ये क्या होगा आपका होल्डिंग करंट से कम होगा। ठीक है, रिड्यूसिंग द एनोड करंट नियर द होल्डिंग करंट। जब आपका ब्रेक ओवर वोल्टेज मतलब जहाँ पे आपका जंक्शन ब्रेकडाउन करेगा इसके बाद वो कंड्यूट करना शुरू कर देगा। ठीक है, जिस पॉइंट से ज़्यादा शार्प होगा मतलब सारे जंक्शन ब्रेक करके वो फ्लो करना शुरू कर देगा, इस पॉइंट को हम बोलते हैं लैचिंग करंट। ठीक है, जिस कंडीशन में ब्रेक करेगा इसको बोलते हैं ब्रेक ओवर वोल्टेज। और ये जो स्टेज पहले से लेके ब्रेक ओवर वोल्टेज तो स्टेज को हम बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग करंट, ई पॉइंट को बोलते हैं होल्डिंग करंट। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से चलते हैं आगे। ए सिंगल फेज एसी सर्किट कंज्यूम 1000 watt when voltage is 200 volt is applied and leading current is 10 ampere is carried, पावर फैक्टर इन द सर्किट इज। ठीक है, तो आपको तो पता होगा एक्टिव पावर का जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो क्या है, P इक्वल टू VI cos फाई। ठीक है, आपका इधर पूछा गया है पावर फैक्टर का, तो पावर फैक्टर कितना होगा वो तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। कैसे, अगर मैं इधर से cos फाई आपका फाउंड करूँ मतलब पावर फैक्टर निकालने के क्या करूँगा, P डिवाइड बाई V मल्टीप्लाइड बाई I। ठीक है, P आपका कितना दिया गया है 1000 वाट। ठीक है, और आपका वोल्टेज कितना गया है 200 वोल्ट एंड करंट कितना दिया गया है 10 एम्पियर। ठीक है, इसको अगर आप सोल्यूशन कर लेंगे ये वाला निचले हिस्से में 2 जीरो और 1 जीरो, ठीक है, 3 जीरो ऊपर 3 जीरो कट जाएगा, तो आपका जो है 1/2 आएगा। 1/2 का मतलब 0.5। ठीक है,
इधर दिया गया है आपका लीडिंग करंट, तो ये जो 0.5 है वो भी आपका होगा लीडिंग। ठीक है, तो आंसर है आपका 0.5 लीडिंग। तो दोस्तों आज का सेशन यही ख़त्म होता है। इस सेशन में आपको क्या क्या चीज़ डाउट रहा वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो वीडियो आप कैसे लगी वो भी आप मुझे नीचे के सेक्शन में बता सकते हैं, क्या इम्प्रूव करना पड़ेगा वो भी बता सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आपके दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो आप टेलीग्राम पे भी जोड़ सकते हैं, उधर आपका डेली अपडेट रहता है, वीडियो का लेकर क्वेश्चन सेक्शन का लेकर बहुत सारे अपडेट रहता है। तो आज के सेशन को यही रहते हैं। जय जगन्नाथ।